नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। सरकार के मुकाबले कांग्रेस की क्या रणनीति है, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे कुमारी शैलजा से। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। सरकार का मुकाबले के लिए क्या कांग्रेस की रणनीति है और आपने इस बैठक में क्या कुछ उनको दिशा निर्देश दिए? आज की बैठक में तकरीबन सभी हमारे विधायकगण मौजूद थे और मुझे खुशी है कि वो मुद्दे जो हम पिछले दिनों, पिछले महीनों में सड़क पर उठा रहे थे, लोगों के बीच में जाकर उठा रहे थे, अब उन मुद्दों को हमने सदन में उठाना है और हमारे विधायकगण अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से समझ रहे हैं। उन्होंने अनेकों प्रस्ताव तैयार किए हैं अलग अलग ढंग से और हमारा प्रयास होगा कि उन सभी को उठाएं, चाहे वो घोटालों की बात हो, चाहे कृषि क्षेत्र के किसानों की बात हो, सरकारी अध्यादेशों की बात हो, चाहे हमारे विद्यार्थियों के मुद्दों की बात हो, चाहे जो आज के दिन बेरोज़गारी बढ़ रही है उसकी बात हो, चाहे जो कानून व्यवस्था ठप हो रही है वो हो, या फिर आज के दिन सबका कारोबार बंद होता चला जा रहा है उसकी बात हो। अभी जो शनिवार इतवार को एक नया फैसला आया है कि सभी काम कारोबार बंद होगा, दुकानदार उसके बारे में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो वो भी एक मामला है। लेकिन ऐसे समय में शराब की दुकानें तो खुली रखनी है इन्होंने, तो इसेंशियल कमोडिटीज़ में शायद ये समझते होंगे उसको कि ज़रूरी चीज़ें हैं ये। तो लेकिन ये और मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं हमारे विधायकों के, उन सब बातों को उठाना है और हम उम्मीद करते हैं कि सत्र इतना चले और इन सबको मौका मिले अपनी अपनी बात करने का। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, स्पीकर साहब कोरोना पॉजिटिव हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कोरोना पॉजिटिव हैं, 5-6 विधायक जो है वो संक्रमित हैं। ऐसी स्थिति में बिना मुख्यमंत्री की मौजूदगी और स्पीकर की गैर मौजूदगी में क्या ये विधानसभा का सत्र कोई कारगर परिणाम दे पाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी और स्पीकर साहब होते तो बेहतर होता, लेकिन ऐसे समय में जबकि सत्र बुलाया जा चुका था और ये बाद में नतीजे सामने आए इनके, तो कोई चारा नहीं है। लेकिन जब सत्र बुला लिया है तो कम से कम जो विधायक इतने सारे हैं और वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी महीनों बाद ये सत्र हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये सत्र चलना चाहिए ताकि लोगों की बातों को, ये सदन ही एक उचित सदन है। हम सड़क पर उठाते हैं, हम अपने ज्ञापन भी देते हैं माननीय राज्यपाल महोदय के नाम, लेकिन उसमें सरकार उतना जवाब तो देती नहीं है। सदन में जो बात उठेंगी उनका जवाब सरकार को देना होगा। तो ये एक उचित फोरम है जहाँ पर बात, लोगों के मुद्दे उठने चाहिए। इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ये सत्र उतना तो चले कम से कम, जिसमें विधायक अपनी बात रखें। ऐसा माना जा रहा है कि ये सिर्फ औपचारिकता होगी। हो सकता है 1 दिन का चले या 2 दिन सत्र चले, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, उसमें फैसला होगा। लेकिन आमतौर पर धारणा ये है कि मुख्यमंत्री साहब की गैर मौजूदगी में हो सकता है सत्र की 2 बैठकें हों। आप क्या समझते हैं कि इस 2 दिन की बैठक में सारे विधायक अपने इलाकों की बात या समस्याएं जो रख सकेंगे? अब देखते हैं कि कल क्या फैसला होता है, उस पर बात चलेगी आगे। तो अभी जो आपने देखा होगा, जैसे पीटीआई शिक्षक हैं, एग्ज़ाम लिया, वो परीक्षा में नहीं बैठे और अपनी बहाली की मांग करें। ऐसे ही आशा वर्कर आंदोलन कर रही हैं। किसानों में नाराज़गी है जो सड़कों पे काले झंडे लेके निकले। तो कांग्रेस इन मुद्दों को विधानसभा में किस तरह उठाएगी और सरकार के मुकाबला सड़क पे किस तरह करेगी? सड़क पर कांग्रेस निरंतर इनके मुद्दे उठा रही है, अपनी सहानुभूति इनके साथ हम प्रकट कर चुके हैं। चाहे आशा वर्कर्स की बात हो, चाहे हमारे पीटीआई टीचर्स की, तो जो 1983 पीटीआई टीचर्स को बाहर कर दिया गया है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अध्यादेश लाएं, कानून बनाएं, ताकि इनको दोबारा से बहाल किया जा सके या किसी ना किसी तरह से इनको नौकरी पर रख। ये तो कह रहे हैं कि आप दोबारा से इम्तिहान दो। अब ये क्या जायज़ बात है? आप खुद बताइए। बिल्कुल गलत बात है। और ये बेचारे इस चीज़ से त्रस्त हैं, तंग हैं, और इनका फैसला है कि हम
दोबारा से इम्तिहान नहीं ले पाएंगे, और बात भी ठीक है इनकी। तो हम प्राइवेट मेंबर्स बिल ला रहे हैं इसके बारे में, कांग्रेस पार्टी, और आगे आने वाले वक्त में भी लोगों का मत होगा, क्योंकि सरकार से विमुख हो चुके हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इन मुद्दों की ओर पूरी सहानुभूति से देखते हुए इन लोगों का संरक्षण करेंगे। अभी मैडम केंद्र ने कृषि संबंधी 3 अध्यादेश जारी किए हैं और बीजेपी की तरफ से जोर से कहा जा रहा है कि ये तीनों ही अध्यादेश जो है ना किसानों के हक में हैं, लेकिन किसानों की तरफ से, संगठनों की तरफ से जो बातें आई हैं या अखबारों में जो खबरें छप रही हैं वो संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस क्या चाहती है इस मुद्दे पे? देखिए, संतुष्ट कैसे होंगे? आपने किसी से बातचीत की नहीं है, आप तो फरमान जारी करने में विश्वास रखते हैं। आपने किसी भी किसान के संगठन से बात की क्या? आप ये कह दें कि आपके फ़ायदे में होगा तो क्या वो फ़ायदे में हो जाएगा? सब देखते हैं, चाहे बिहार में आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, वहाँ पर पूरी तरह से फेल हुआ है। आप ये बताइए कि आम किसान, जो कि तकरीबन छोटा 85% किसान छोटा किसान होता है, क्या उसमें इतनी क्षमता है कि वो अपनी उपज को कहीं भी बेच दे? वो तो बड़ी कंपनियों के हाथों में एक मोहरा बन जाएगा और उसको तो एक्सप्लॉइट करेंगी ये बड़ी बड़ी कंपनियां। और ये सरकार हमेशा हर तरह से कुछ चंद बड़ी कंपनियों को ही फ़ायदा देते हैं। चाहे आपने देखा कि पीछे इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस की भी बात हो, जैसे भी हो, तो ये आम किसान का इंटरेस्ट तो इन कंपनियों के हाथों में बेच देंगे। अब आगे आने वाले समय में ये भी तो लग रहा है कि एमएसपी को ही बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी थी तो इनकी ओर से आया था कि एमएसपी तो ख़त्म ही कर देनी चाहिए। तो हमें लग रहा है ये इस ओर बढ़ रहे हैं, और अगर एमएसपी ख़त्म हो गई इस देश में, जिसे इंदिरा जी लेकर आई थी, तो फिर किसान तो आप सोच सकते हैं कि जो पहले हम इतिहास के किताबों में पढ़ा करते थे कि किस तरह इस देश का किसान मरता था, और फिर लैंड रिफॉर्म्स लाए गए और सरकार जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे आज़ाद देश में हमारे जो नेता थे, शीर्ष नेता नेहरू जी, दूसरे बड़े नेता, उन्होंने फैसला लिया कि हम यहाँ पर पुरानी प्रथाएं ख़त्म करके किसान को आगे लेकर आएँ। इंदिरा जी ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया तो किसान को जो सक्षम बनाया था, एमएसपी दिया, आज उसको ये ख़त्म करने पर उतारू हैं। तो अगर इस देश का किसान और मज़दूर, गरीब आदमी अगर मर गया, अगर उसको आप इस तरह से मारेंगे तो हमारा देश कभी उभर नहीं सकता। कभी जो ये वर्ल्ड पावर हमने बनाई, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, हमारी नीतियों ने, और यूपीए के समय में कहाँ हमारी इकोनॉमी चल रही थी, अर्थव्यवस्था, और आज आप कहाँ उसको नीचे ले गए हैं। तो ये तो सब ख़त्म हो जाएगा और इस देश को आप बहुत पीछे ले जाएंगे, केवल स्लोगन देते रह जाएंगे, आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन भाजपा का दावा तो यही है कि हम 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। अब आप बता दीजिए, आम किसान से किसी भी खेत में जाकर आप पूछिए, ये 2020 आ गया, 2022 तक आप कैसे दुगनी करेंगे? क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसको आपने कभी फॉलो किया? केवल सिर्फ ये नारा देने से कि दुगनी कर देंगे, तो क्या दुगनी कर दी? ये तो फिर यही कहेंगे कि ये तो जुमला था, जैसे 15 से 20 लाख रुपया हर एक की जेब में देना था और फिर कह दिया जुमला है। तो ये भी कहेंगे कि क्या किसान की आय दुगनी हम कर सकते हैं? ये तो एक जुमला था। तो जुमले पर जुमले मिलने हैं, काम कुछ होना नहीं। अभी मैम, आपको पार्टी का अध्यक्ष बने लंबा अरसा हो गया है और जिला इकाइयाँ अभी गठित करनी है आपको। तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़ थोड़े दिन पहले बने और उन्होंने जिला इकाइयाँ पुनर्गठित भी कर दी हैं। तो कांग्रेस में इतनी देरी क्यों हो रही है? संगठन निचले स्तर पर जो है मजबूत क्यों नहीं हो रहा? देखिए, आप हमारी तुलना भारतीय जनता पार्टी से मत कीजिए। हमारे कांग्रेस जन पूरे मजबूत हैं और बिना संगठन के होते हुए भी इतने साल हमारे पास संगठन नहीं था। 31 सीटें यहाँ की जनता ने और हमारे कांग्रेस के लोगों ने जिताई कांग्रेस को। तो संगठन तो बनना है, देरी हुई है, लेकिन आने वाले समय में बनेगा। और जो हमारे लोग इतने अरसे से काम कर रहे हैं या जो जज्बा रखते हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति जो जज्बा रखते हैं, उनको हम ज़रूर उभारेंगे, उनको मौका देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका देंगे। कब तक बन जाएगा आपका संगठन? आने वाले समय में बनेगा। अभी एक चिट्ठी की बड़ी चर्चा थी जिसमें हरियाणा के भी कुछ नेताओं ने दस्तखत किए हैं। तो क्या ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति ये नाराज़गी का भाव है?
अब पता नहीं किसकी क्या नाराज़गी का भाव था, लेकिन इस पर चर्चा हो गई हमारी वर्किंग कमेटी में। सोनिया जी ने इनकी चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। इन्हें कुछ उसमें 4 मेंबर जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, उनमें से 4 लोग वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। तो वहाँ पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उस पर बताया। और उसके बाद एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस बात को, जैसा कि सोनिया जी ने कहा, इस बात को पीछे छोड़ें और हम आगे बढ़ें। और बाकी भी जो लोगों की भावना है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व को कमज़ोर करे, हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये लगे कि हम उनके हाथों में खेल रहे हैं जाने अनजाने में। ऐसे भी बातें सामने आई हैं कि चिट्ठी की जो टाइमिंग है वो इस तरह की चुनी गई है, और दूसरा ये भी आरोप लगे कि वो बीजेपी के नेताओं की शय से या मिली भगत से ये चिट्ठी सार्वजनिक की गई है। आपको लगता है कि जो चिट्ठी पे दस्तखत करने वाले लोग थे वो बीजेपी से मिले हुए हैं? अब इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कल CWC में भी जो डिस्कशन हुई है कि ये लीक होना, बाहर जाना, ये चिट्ठी लिखना तो अपने आप में, सोनिया जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने संज्ञान लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन पब्लिक डोमेन में ये चिट्ठी नहीं आनी चाहिए थी। ये बहुत गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। और वो भी जब CWC की मीटिंग तय हो चुकी थी, उससे एक दिन पहले पब्लिक में ये आना, तो ये ठीक नहीं था। अभी 6 महीने के लिए सोनिया जी ने पार्टी की कमान संभालने की बात कही है। अगले 6 महीने के बाद आप क्या मानते हैं कि सोनिया जी ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगी या राहुल जी को कमान मिल जाएगी? जैसा कि फैसला हुआ है, आगे आने वाले वक्त में AICC की मीटिंग बुलाई जाएगी, अधिवेशन बुलाया जाएगा और उसमें फ़ैसला होगा। तो हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए कि तब क्या फ़ैसला हो। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिनका ये मानना है कि AICC की जब बैठक होगी उसी में यह फैसला होगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ में रहेगी। और उनका ये भी मानना है कि कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी के सरकार के खिलाफ विधानसभा के भीतर भी लड़ाई लड़ेगी और सड़कों पर भी। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन सूरज के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।